तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो लीजी जो होता है वो डूजान को चैलेंज करता है। वो उसे कहता है कि मैं जहाँ पर इसी अरीना में तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल खेलूंगा, क्या तुम जहाँ पर ये बैटल का चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। इसी के साथ ही वो दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एक तरफ डूजान होता है, दूसरी तरफ हमारा लीजी होता है। डूजान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कल्टीवेशन ना भी हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ली, यानी कि तुम्हारी वजह से वो मरा है, तो यहाँ पर तुम्हें इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे मारने की बात तो कई लोग कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सभी लोग खुद ही मर गए। मुझे लगता है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी बातें करना आती है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो सभी डिसाइपल्स जो साथ खड़े होते हैं वो सभी चिल्ला चिल्ला कर उसे कहते हैं ब्रदर डूजान, इसे टॉर्चर करके मारना, इसे मार डालो, इसे मार डालो, ये हमारे सेक्टर के कुछ ज्यादा इंसल्ट किया जा रहा है, इसे हमारे सेक्टर की इंसल्ट करने का बदला तो चुकाना पड़ेगा। मास्टर जू भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये लड़का अब काफी बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो शुक्र है कि हमें यहाँ पर इस लड़के का ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के को अगर यहीं पर मर जाएगा तो फिर हमें ट्रायल लेना भी नहीं पड़ेगा और इससे हमारे सेक्टर की इंसल्ट नहीं होगी। इसी तरह से मास्टर मो कहते हैं कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि जब ये फाइट शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर बीच में आकर लीजी को बचा नहीं पाऊंगा। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि मास्टर मो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि हमारा लीजी जो है वो एक प्राउड डिसाइपल नहीं है, तो हाँ ये बात तो ठीक है कि उसके पास कल्टीवेशन नहीं है, ना ही वो कोई प्राउड डिसाइपल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर फाइट कर रहा है, हाथों की फाइट हो या फिर वेपन्स की फाइट हो, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जीत सकता है। इसके साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है तो डूजान अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा लीजी उसे कहता है कि हाँ ठीक है आ जाओ। हमारा लीजी वहाँ पर जब एक स्पेशल स्टैंस में खड़ा होता है तो डूजान आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि लड़का इतना भी अमेच्योर नहीं है, यानी कि इसे पता है कि फाइट कैसे की जा सकती है। यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका कंधा जो है वो वाइड ओपन है, यानी कि मैं डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो सामने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब वो आगे बढ़ रहा था अपनी तलवार को हमारे लीजी के कंधे के अंदर दंसा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस वीकनेस को बड़ी आसानी से ले सकता हूँ और मैंने इसको ले लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ओपन स्पॉट देने के लिए। इसके साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ब्रदर डूजान तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, अब इसी तरह इसकी पूरी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा दो ताकि इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा सके और उसके बाद इसको मारना। तो मास्टर मो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। मास्टर मो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लीजी को मरने नहीं दे सकते, ये हमारी सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है, अगर हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल यहाँ पर मारा जाता है तो हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। अगर ये लोग वाकई में इसे मारने वाले होंगे तो मुझे फाइनली यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। जबकि हुरैन उनसे कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर रात की जो बात हुई थी वो बताता है। रात के वक्त जब वो दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्पार मैच करते हैं, जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वो इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को उसके साथ सीखने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ स्पार कर रहा होता है। तो वहाँ पर एंड के ऊपर तो हुरैन उससे पूछता है कि सीनियर ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से हारा कैसे। इनविजिबल ब्लेड टेक्निक तुमने तो इसको ठीक तरह से मास्टर भी नहीं किया और तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे मूव्स को कॉपी किया, फिर तुम यहाँ पर मुझसे जीते कैसे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास जो टेक्निक है ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली की बहुत ही कमजोर टेक्निक है, फैमिली सॉरी सेक्टर की सबसे कमजोर टेक्निक है, क्योंकि ये वाकई में सबसे कमजोर टेक्निक हुआ करती थी। ये एक वाइल्ड टेक्निक है जिसमें बस अपने ब्लेड्स को घुमाते जाना होता है। असल में इसको इम्प्रोवाइज किया गया था, मास्टर मिंग रैन ने खुद इस टेक्निक को इम्प्रोवाइज किया था, यानी इसको बेहतर बनाया था और उसके बेहतर होने के बाद ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जो मैंने सीखी हुई है ये उससे ज्यादा बेहतर है, यानी तुम्हारे वाली टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को सीखना नहीं चाहता, क्योंकि सेकंड एल्डन में वहाँ पर यही कहा था कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा लो लेवल की टेक्निक है, लेकिन असल में ये टेक्निक लो लेवल की नहीं है बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। हमारे सेक्टर की बुनियादी मार्शल टेक्निक हो सकती थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जब सीन वहाँ पर प्रेजेंट में आता है तो हमारा लीजी अपने ब्लेड को घुमाता है और वहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, क्योंकि दूसरी तरफ से डूजान ने अपनी तलवार उसके कंधे के अंदर दंसाई होती है, इसी वजह से वो सामने से हट नहीं पाता और उसकी तलवार जो होती है उसके सर को वहाँ पर सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है, साथ उसकी बॉडी को भी वहाँ पर एक कट लगता है। तो हमारा लीजी उसके ऊपर कट लगाने के बाद आगे बढ़ जाता है और ये देखने के बाद एल्डर जू और एल्डर हू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, और सभी डिसाइपल्स भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूजान की बॉडी कटी पटी पड़ी होती है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो हमारा लीजी कहता है कि अब तुम में से कौन आगे आएगा, चलो जल्दी से आ जाओ। तो मास्टर सू बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मो भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होता है, क्योंकि किसी वक्त भी उन्हें आगे बढ़ना पड़ सकता है। जबकि हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर इतनी क्रुएलिटी करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि इतने जालिमाना तरीके से इसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं थी। तो मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे सेक्टर में आकर तुमने हमारे एक डिसाइपल को मार डाला। और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। मास्टर हू और मास्टर जू दोनों उसके सामने पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मो बड़ी तेजी के साथ हमारे लीजी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर अपने रूल्स को तोड़ने वाले हो। ये लोग इस वक्त डेथ अरीना में फाइट कर रहे थे, डेथ अरीना में लाइफ और डेथ की बैटल हो रही थी, यानी कि दोनों में से एक को मरना पड़ता, और तुम लोग यहाँ पर बीच में आकर ये क्या बकवास कर रहे हो कि जहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल मारा गया, अब तुम्हें यहाँ पर इस बात की क्यों परवाह हो रही है। तो हू से कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग इस बात को
मानते हैं कि हमारे यहाँ पर रूल्स हैं कि लाइफ एंड डेथ अरीना में हम लोग इंटरवीन नहीं कर सकते, दोनों में से एक बचेगा और एक मरेगा। लेकिन इस लड़के से पूछो कि इतनी से बुरे तरीके से उसे मारने की क्या जरूरत है। इस लड़के ने यहाँ पर हाथ क्रॉस की है और इसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि सभी डिसाइपल्स एक साथ तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी डिसाइपल्स भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि मास्टर हु जानबूझकर सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर गुस्सा दिला रहे होते हैं। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे, इसने ऐसा कैसे किया, हमारे ब्रसीनियर ब्रदर के साथ इसने ऐसा कैसे किया। और इसी के साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है, डीमन किंग ऊपर से उनसे कहता है कि सभी लोग खामोश हो जाओ। थंडर इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो लोग कहते हैं जो तुम्हारे ग्रैंड एल्डर हैं। मास्टर हु और मास्टर सू दोनों वहाँ पर उनके सामने घुटने टेक देते हैं और बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं ग्रैंड एल्डर प्लीज हमें माफ कर दे। तो ग्रैंड एल्डर उन सब लोगों से कहते हैं कि डूशान यहाँ पर अपनी गलती की वजह से मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसने यहाँ पर खुद इस लड़के को चैलेंज किया था। लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट का मतलब यही होता है कि एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। तुम लोग यहाँ पर मास्टर ली को कुछ भी नहीं कहोगे, तुम लोग यहाँ पर मास्टर ली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि वो हमारा एक मेहमान और ऊपर से वो एक प्राइम डिसाइपल है एक सेक्टर का और यहाँ पर शादी के लिए है, ट्रायल देने के लिए। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर उसे मेहमान की तरह ट्रीट करो, जल्दी से उसके ट्रायल को स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर क्लींजिंग सेक्टर के लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके बाद चुपचाप यहाँ से वापस अपने क्लींजिंग सेक्टर में चले जाना और दोबारा यहाँ पर मत आना। तुम्हारा लीची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल ही परवाह नहीं है और जहाँ पर जल्दी से अपने उस बेकार से ट्रायल को स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता, अपने ट्रायल को स्टार्ट करो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा बोर हो गया तो फिर मैं अपना एंटरटेनमेंट खुद ही ढूंढ लूंगा और यहाँ पर तुम्हारे और बहुत सारे डिसाइपल्स मरेंगे। मास्टर हूस की बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो तो तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर रेस्ट नहीं करना चाहते और अभी इसी कंडीशन में यहाँ पर अपने ट्रायल को स्टार्ट करना चाहते हो तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। इसी के साथ ही मास्टर हु से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे 2 टेस्ट लेने वाले हैं। पहला टेस्ट जो होता है, पहला टेस्ट वो क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट है। तुम्हें क्योटिक हार्ट के 14 लेवल्स को पार करना होगा। देखते हैं कि तुम कौन से लेवल तक जा पाते हो। तुम इस फॉरेस्ट के लेवल्स को पार कर पाए तभी तुम यहाँ पर इस ट्रायल को पास कर पाओगे। यहीं पर हमें क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है। क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है इसको स्पेशली उनके जो ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम सेंट विर्चुअस पैरागॉन था, उसने यहाँ पर इस क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश किया था और यहाँ पर इसके 14 लेवल्स बनाए थे ताकि यहाँ पर डिसाइपल्स की विल पावर को चेक किया जा सके। बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर आते हैं अपनी विल पावर को चेक करने के लिए और इसके 14 लेवल्स और 14 लेवल में जैसे जैसे आप पहले से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तासे वैसे वैसे इनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। जब आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वहाँ पर आपको इल्यूजन्स दिखाई देना स्टार्ट होती है। पहले लेवल के ऊपर इल्यूजन्स बहुत ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन आगे जाते जाते इल्यूजन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक फील होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वाकई में वो तुम्हारे पर अटैक कर रही है। वहाँ पर मॉन्स्टर्स, डीमंस और यहाँ तक के तलवारों के साथ भी तुम्हारे पर अटैक किया जाता है। सारे का सारा तुम्हारी विल पावर को चेक करने के लिए होता है। वहाँ पर अपनी विल पावर के साथ वहाँ पर खड़े रह सके और तुम्हें वहाँ पर जितनी भी इल्यूजन्स हैं उन सभी इल्यूजन को इल्यूजन समझकर आगे बढ़ते गए, तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे, वरना तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते और तुम वहाँ पर से उठाकर बाहर फेंक दिए जाते हो। मास्टर हु यहाँ पर माय लीची से कहते हैं कि यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए जिस स्टेप के ऊपर जाकर तुम्हें लगे कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें वहीं पर से क्विट कर देना चाहिए। अगर तुम क्विट कर दोगे तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम पागल हो जाओगे अगर तुम वहीं पर खड़े रहे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।